नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले जवान पकड़ा गया। पकड़े गए जवान से पूछताछ जारी। बठिंडा सेना कैंप में फायरिंग में 4 की हुई है मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में आज सुबह फायरिंग की घटना सामने आई थी। घटना सुबह 4:30 बजे की थी, जब आर्टिलरी ऑफिसर्स मेस में फायरिंग हुई थी। आपको बता दें, घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि फायरिंग करने वाले जवान को पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में घटना को लेकर सेना प्रमुख भी रक्षा मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और घटना का ब्यौरा देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बठिंडा आर्मी मिलिट्री कैंप में फायरिंग में 4 की मौत हो गई है। आपको बता दें कि फायरिंग करने वाले जवान को पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग करने वाले जवान को पकड़ लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि घटना में सेना के 4 जवानों की मारे जाने की पुष्टि हुई थी। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन दक्षिणी पश्चिमी कमांड के अंदर आता है। आपको बता दें कि गोलीबारी के तुरंत बाद स्टेशन की क्विक रिस्पांस टीम को सक्रिय कर दिया गया था। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया था और छावनी क्षेत्र में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी। फिर जांच पड़ताल तेज की गई और फायरिंग करने वाले आरोपी जवान को पकड़ लिया गया। जवान से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, थोड़ी देर में रक्षा मंत्री को भी सारी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि सेना प्रमुख रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है बठिंडा में फायरिंग की घटना को लेकर? देखिए, जैसा कि सुबह से कयास लग रहे थे, आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि इस वारदात को अंजाम देने वाला शख्स कौन था। अब जाकर आधिकारिक तौर पर यह जानकारी मिल गई है कि इस घटना में जो शामिल शख्स था जिसने फायरिंग की थी, वो कोई और नहीं बल्कि इसी मिलिट्री स्टेशन में तैनात एक जवान था। और दिनकर एक जानकारी और सामने आई है कि कुछ दिन पहले यहाँ के मालखाने से एक इंसॉस राइफल गायब हुई थी और उस राइफल के साथ 26 कारतूस भी मालखाने से गायब थे। और माना जा रहा है कि संभवतः उसी इंसॉस राइफल से इस वारदात को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अंजाम दिया गया है। हालांकि उसे हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि मेस के अंदर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके पीछे क्या कारण थे, जवान की उन 4 शख्स से 4 अपने साथी जवानों से क्या रंजिश थी, इस बात की पड़ताल हो रही है। लेकिन राहत की खबर यह है कि जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे शुरुआती दौर में, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया था कि इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह क्या है, अंजाम देने वाला शख्स कौन है। आशंका जताई जा रही थी कि कहीं खालिस्तानियों का काम तो नहीं है, कोई आतंकी संगठन ने इस घटना को तो अंजाम नहीं दिया। तो सुरक्षा कारणों पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो गई है। पता लग गया है कि एक मिलिट्री स्टेशन में ही तैनात जवान ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब सिर्फ इस बात की पड़ताल होनी बाकी है कि इस वारदात के पीछे की वजह क्या थी। राहुल, आपने बताया कि थोड़े दिनों पहले इंसास राइफल गायब हो गया था, तो क्या इसकी जानकारी आर्मी स्टेशन के अफसर्स को पहले से थी? और खबर सामने यह भी आ रही है कि सेना प्रमुख रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और मामले को ब्रीफ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अभी हालांकि सुबह से इस घटना के बाद से ही इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि रक्षा मंत्री से मुलाकात सेनाध्यक्ष की हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी इस घटना की वजह क्या रही, जिस जवान ने इस घटना को अंजाम दिया है उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया और सिर्फ उन्हीं 4 अपने साथियों को निशाना क्यों बनाया। अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो संभवतः जैसे ही इस बात की जानकारी अधिकारियों को आरोपी जवान से मिल जाएगी, उसके बाद ही रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सेनाध्यक्ष इस पूरे मामले का ब्यौरा पेश करेंगे। राहुल, क्या एक नॉर्मल ये झड़प थी या फिर एक सोची समझी आपसी झड़प को एक वारदात के रूप में आरोपी जवान ने अंजाम दिया?
दिनकर, देखिए जैसा मैंने बताया कि कुछ रोज पहले मिलिट्री स्टेशन के मालखाने से एक इंसॉस राइफल और 26 कॉर्टेज गायब हुए थे। तो जाहिर तौर पर जिस आरोपी जवान ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसी ने इस इंसॉस राइफल को और 26 कारतूसों को वहां से मालखाने से गायब किया होगा और जाहिर तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले ना सिर्फ इंसॉस राइफल चोरी की, फिर कारतूस भी चोरी की और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जब वो चारों लोग एक साथ मैच में मौजूद थे तब उन पर हमला बोल दिया। तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ ये वारदात हुई है और हकीकत क्या है, क्या क्या इसके इस घटना से जुड़े हुए सवालों के जवाब हैं, वो आधिकारिक जब इस पूरे मामले को ब्रीफ करेंगे मीडिया को तो उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। दिनकर, राहुल, जिन जवानों की फायरिंग में मौत हुई है उनके परिजनों को क्या जानकारी दे दी गई है? बिल्कुल, ये तो ऑफिशियल जानकारी दी जानी भी चाहिए और दी भी गई होगी, लेकिन अभी तक जैसा मैंने बताया कि अधिकारियों की तरफ से फिलहाल सिर्फ इतनी पुष्टि की गई है कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं है, बल्कि यही तैनात सेना का जवान है और मारे गए जो 4 लोग हैं वो भी इसी मिलिट्री स्टेशन में तैनात जवान है। तो जाहिर तौर पर ये जो एक सवाल खड़े हो रहे थे कि वारदात को भारी तो लोगों ने तो अंजाम नहीं दिया, भारी शख्स ने तो अंजाम नहीं दिया, उन तमाम सवालों से तो पर्दा हट गया है। सुरक्षा पर जो सवाल उठ रहे थे, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे खबरों पे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव और ललन सिंह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार को यूपीए का कन्वेनर बनाया जा सकता है, इस बात की भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इन चारों नेताओं की मुलाकात देश की राजनीति के लिए अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आज विपक्षी एकता को पहला स्वरूप दिया जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से भी विपक्षी एकता के पक्षधर रहे हैं और उसमें भी कांग्रेस को साथ ले चलने की बात कहते रहे हैं। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां उनके इस प्रस्ताव के खिलाफ है। तो आज दिल्ली में नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। आपको बता दें, इस मुलाकात में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। यह मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे हुई। वही इस मुलाकात के बाद कई तरह के सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। खबर सामने ये आ रही है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस अब राष्ट्रीय संयोजक बना सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ राहुल शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राहुल, नीतीश कुमार की आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो अभी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन जाहिर तौर पर 2024 का चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं और विपक्ष एकता के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं केंद्र सरकार को घेरने के लिए। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी प्रणाम। नीतीश कुमार आज यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए और राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई, क्या बात हुई सर? देखिए, जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक सप्ताह पहले जो बयान दिया था जी कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी से हम लोग बात करेंगे जी, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी दिल्ली गए, तो मुलाकात तो तय थी जी। और एक बात तो आप समझ लीजिए, इस देश दाग चेहरा है तो उसका नाम जी कुमार है। जी सर, मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव और ललन सिंह भी मौजूद रहे, क्या बात हुई सर और किन बातों पे सहमति बनी है? सहमति बनी है कि इसको एक है कांग्रेस जो पक्षी एकता की धूल जी सर भाई नहीं इंडिया तो बनना होगा, लेकिन चेहरा अगर नीतीश जी को बना दिया कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने, तो आप जान लीजिए कि देश में। तो सर, इस मुलाकात के बाद क्या यह माना जाए कि विपक्षी एकजुटता को नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे या राहुल गांधी के चेहरे पर फिर से 24 के चुनाव लड़ा जाएगा? आप सर इतिहास आप देख लीजिए,
जी। भारत में एनडीए का निर्माण किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने जी। और उसके बाद अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। सर लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि आप जिनसे मुलाकात कर रहे हैं उनके पक्ष में सभी पार्टियां नहीं है। ममता दीदी टीएमसी से, केसीआर, उसके बाद सपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो राहुल गांधी के सपोर्ट में नहीं है। सर एक बार नीतीश जी धुरी बने, सभी पार्टियां नीतीश जी के साथ आ जाएगी। व्यक्तिगत रिलेशन सबका बढ़िया नीतीश कुमार जी से है। वो शरद पवार जी हो, नवीन पटनायक जी हो, ममता दीदी हो। सर हमारे साथ बीजेपी से शंकर आनंद प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। सर आज नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और ललन सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती है। सर कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं देखिए ना, ये लोकतंत्र है। नीतीश जी बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग एक महागठबंधन के साथी हैं, तो इन लोगों का मिलना जुलना लगा ही रहेगा। इसमें बहुत कोई ब्रेकिंग न्यूज का ये मैटर नहीं है जी। विपक्षी एकता, विपक्ष में ये जितने लोग हैं ये सब लोग आज से थोड़ी लामबंद है। ये बहुत पहले नीतीश जी एक बार 2013 में भी लामबंद हुए थे जी। उसके बाद का परिणाम क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। तो लामबंद होने में कोई दिक्कत थोड़ी है, होने दीजिए लामबंद। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के प्रति संकल्पित है काम करने के लिए। हम लोगों का फोकस अभी काम पे है। भारतीय जनता पार्टी कैसे माँ भारती का पार्टनर को परचम लहराए उस पे हम लोग। लेकिन एक शायरी तो आपने भी सुनी होगी सर कि घर की वेदी लंका डाहे, आपके पास भी रहे हैं सर, आपकी रणनीतियों को समझते हैं नीतीश कुमार और आज आपके विपक्षी खेमे में बैठे हैं। नीतीश कुमार जी की जो रणनीति है, नीतीश कुमार जी की रणनीति अगर प्रो बिहार होता, प्रो भारत होता, तो कभी जिनके खिलाफ लड़के नेता बने उनके साथ जाके आज सोनिया गांधी से नहीं मुलाकात करते। क्या बात बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। मेघालय में सर हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं। सर उनका कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होगा। मैं थोड़ा सा सच्चाई बता दूं इनको, मैं तो नहीं चाह रहा था। आईना दिखा देता हूँ इनको, देखिए मैं आईना दिखा। मेघालय का मुख्यमंत्री मोदी जी को घोषणा दिया था चुनाव के पहले। मोदी जी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री कर रहा है। आपके सपने में बात कर रहे हैं आप। बहुत ऐसे दिनकर जी अगर डिबेट करना है सर एक एक करके जवाब दीजिए। सर एक एक करके जवाब दीजिए। सर नीतीश कुमार एक तरफ गाहे बगाहे लगातार, उनका महत्वाकांक्षा पीएम बनने का भी है और विपक्ष को एकजुट करने का भी है। मोदी जी ने 2 महीना पहले, मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से कि मोदी जी ने 2 महीना पहले मेघालय के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ये एंकर ने मुझे मेरे से सवाल। सर एक एक करके बात कीजिए सर, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप ऐसे नीतीश जी के बारे में कैसे बोल दीजिएगा? मोदी जी ने कहा कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मेघालय का करनारमा संगमा, उसके साथ बैठ करके दांत निपोड़ रहे थे 10 दिन पहले। उसके शपथ ग्रहण में क्यों गए मोदी जी? सर आनंद सर आपसे हमारी सवाल यह है कि सर नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा पीएम बनने की भी रहती है और वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे थे विपक्ष एकजुट नहीं होगा, आज मुलाकात हुई है। किए जा रहे हैं, क्या बोलूंगा मैं? सर राजीव सर आपसे दरखास्त है सर, एक एक करके बात करते हैं। तो बात उनको बोलिए, झूठ कम से कम नेता के बारे में ना बोले। सर आपकी भी बारी आएगी सर दोनों की बारी आएगी सर, एक एक करके बात करते हैं सर। थोड़ा तहजीब सीखिए, अगर आप टीवी पे बयान दे रहे हैं तो थोड़ी सी सेंस दिखाइए आप बात करने नहीं, आनंद सर आप कैसे देखते हैं इसे? मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार के किसी महत्वाकांक्षा के ऊपर हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार 43 एमएलए वाले नोटिस ले। नीतीश कुमार जैसे 43 एमएलए के एक मुख्यमंत्री को जो अनुकंपा पे मुख्यमंत्री हैं, जो हम लोगों के बदौलत बिहार में नेता बने, ऐसे लोगों का किसी राजीव सर आनंद सर आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। सर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल शर्मा जुड़े हुए, वो आपसे सवाल करेंगे। सर राहुल शंकर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार को कुछ वक्त पहले तक तेजस्वी यादव जो आज के तारीख में उनके साथ हैं वही पलटू चाचा कहकर बुलाते थे। लेकिन सवाल ये है कि कुछ महीने पहले तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो बिहार में सरकार चला लेते थे। लेकिन कुछ अब ऐसा उनमें क्या कुछ हुआ कि ना सिर्फ आप लोग उन पर हमलावर हैं, बल्कि आपके गृह मंत्री बिहार आते हैं और वो सीधा सीधा हमला बोलते हैं और कहते हैं कि अब की बार नीतीश बाबू के लिए एनडीए के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। लेकिन राजनीति में क्या ऐसा संभव है? जंगल राज के खिलाफ
जो लड़ते थे, उस जंगल राज में बिहार को बचाने के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को आगे रखा था। नीतीश कुमार से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ना ही हमने कभी उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार की बात कही है, लेकिन इनकी कुर्सी की मजबूरी ने आज उसी जंगल राज वालों के गोद में जाके बैठने पे मजबूर कर दिया। तो बिहार की 14 करोड़ जनता ने इस बात को ले लिया है। भले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी मिल गए हों, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को कैसे सबक सिखा रही है, इसका उदाहरण आपको कुर्नी में भी देखने को मिला, गोपालगंज में भी देखने को मिला। तो नीतीश कुमार जी के इन सारे पहल का बिहार की जनता बहुत ही करारा जवाब देगी। उनको जितनी महत्वाकांक्षा पालनी हो पालने, जितना लोभ लालच पालना हो पालने, इनकी सारी हसरत इनके दिल में सर, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया वॉइस पे सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता राहुल शर्मा भी हमारे जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। आप सांसद संजय सिंह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली आबकारी मामले को लेकर जारी जांच के बारे में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने चंदन रेड्डी को इतना मारा कि कान के पर्दे फट गए। वहां कुछ ऐसे लोग थे, ईडी ऑफिशियल्स नहीं थे, और उन्होंने मारपीट की। आइए सुनवाते हैं आपको संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा। मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है, कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है, इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा। ईडी जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो किस तरह से जांच करती है, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है, और तो और जिसके कारण आज मैं ये पीसी कर रहा हूं। एक व्यक्ति को कहा गया, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, बूढ़े मां बाप को धमकी, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, और उसके बाद जबरन बयान लेना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह न्यायालय के सामने उन लोगों के बयान हैं जिनसे जबरन मारपीट करके, उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया। और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूं। यह पहला नाम है चंदन रेड्डी का। यह चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे, तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी है। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। दोनों कान के पर्दे फट गए। मार मार के, प्रताड़ित करके, ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैम्बर है, मैं कहूंगा, वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। और उसके बाद जब यह व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड़े माननीय न्यायालय के सामने इसने बयान किए। यूपी में निकाय चुनाव की तारीख जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं संभल निकाय चुनाव से पूर्व पुलिस एक्शन में दिखी है। बता दें कि डीआईजी शलभ माथुर की अगुवाई में निकले फ्लैग मार्च में खाकी की धमक देखने को मिली। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए मातहतों की बैठक ली। बताया जा रहा है कि संभल आगमन की वजह चुनाव के अलावा आगामी त्योहार भी बताए जा रहे हैं। तो संभल की खबर आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। चुनाव की आचार संहिता लग गई है और उस संदर्भ में सभी अधिकारियों के द्वारा
थानाध्यक्ष लेवल पर बूथों का निरीक्षण बहुत सत्यापन और अन्य जो इस संबंध में चुनाव की पुलिस की तैयारियां हैं, निरोधात्मक कार्रवाई है, अन्य तैयारी की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल मेरे द्वारा जनपद मुरादाबाद में मीटिंग की गई थी। आज जनपद संबल के अंदर सभी थानाध्यक्ष लेवल तक एक बार मीटिंग की जाएगी। रेंज में सकुशल चुनाव हो और साथ ही साथ आगे जो है कुछ त्यौहार आने वाले हैं। अम्बेडकर जयंती भी है, परशुराम जयंती है, उसके बाद अलविदा की नमाज है, साथ साथ ईद का त्यौहार भी इसी महीने आने को लेकर है। तो त्यौहार संबंधी तैयारी, कानून व्यवस्था के संबंध में तैयारी और जो हमारे मुख्य अपराध हैं जिसके अनावरण हेतु शेष रह गए हैं या जिसके अंदर और अपेक्षित निरोधात्मक कार्रवाई शेष है, उन सब की समीक्षा अभी मेरे द्वारा की जाएगी। बुलंदशहर में बाइक सवार 3 लुटेरों की खानपुर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान तालिब नाम का शातिर पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी करके तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तीनों ने बुलंदशहर के अलग अलग क्षेत्रों के थानों में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि लुटेरों के पास से 5700 रुपए कैश, लूट के आभूषण, 2 तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। दौरान एक बाइक पे 3 युवक बैठ के आ रहे थे। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो अपनी बाइक वापस मोड़ के भागने लगे। खानपुर पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो इन्होंने अपनी बाइक बम्बे की तरफ मोड़ी। मोड़ने के क्रम में बाइक तेज थी तो ये फिसल के गिर गए तथा भागने के क्रम में एक व्यक्ति ने खानपुर पुलिस के ऊपर 1 राउंड फायर किया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई तथा 2 और साथी थे उसके जो भाग रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान आबिद के पास से एक और तमंचा बरामद हुआ है और जो तीसरा व्यक्ति आज़ाद था उसके पास एक बैग था। इनके पास से लूट की सामग्री और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। तो कुल इनके पास से 2 अदद तमंचे बरामद हुए। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सालय भेज दिया गया है तथा न्यायिक रक्षा में भेज के इनके खिलाफ अग्रिम। गोरखपुर थाना क्षेत्र के टाउन हॉल के पास भीषण आग लग गई, जहां टाउन हॉल स्थित आधा दर्जन फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई। तो वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ 7 दमकल की गाड़ियां पहुंची। बता दें कि आग लगने का कारण फर्नीचर की दुकान के बगल वाले रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। जौनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 3 गौ तस्कर गिरफ्तार कर लिए हैं। बता दें कि एक तस्कर के पैर में गोली लग गई है। घायल के कब्जे से एक देशी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक पिकअप, एक बोलेरो, 3 मोबाइल और 2 गौवंश व उपकरण बरामद हुए हैं। गो तस्करी करने वाले अभियुक्तों के मौजूद होने की सूचना पर टीम बनाकर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम को देखते हुए उन पर फायरिंग की गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के बाएं कंधे में गोली भी लगी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ। इसके दाहिने पैर में गोली लगी। इनके कब्जे से 1 अदद पिकअप, 1 बोलेरो, 2 गोवंश, 1 तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 चाकू एवं गोकशी में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य विधि। आगरा जयपुर हाईवे पर सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां हादसे में आधा दर्जन से अधिक सवारी घायल हो गए। बता दें कि बस में 42 लोग सवार थे। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी विधानसभा में ऐलान हुआ था कि समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया अतीक अहमद को योगी सरकार मिट्टी में मिला देगी। यह ऐलान डंके की चोट पर सूबे के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। बुधवार को माफिया अतीक अहमद ने खुद बखुद सीएम के इस बयान पर मुहर लगा दी। देखिए रिपोर्ट। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ
वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, सफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सुना आपने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान। 2023 के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी पर उमेश हत्याकांड के सूत्रधार माफिया अतीक को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देगी। इस ऐलानिया बयान को कुछ ही वक्त बीता है, लेकिन खुद माफिया अतीक ने मान लिया है कि वो मिट्टी में मिला दिया गया है। सुने बुधवार को माफिया के द्वारा दिया गया वो बयान, मगर उससे पहले एक बार फिर सुने सीएम योगी आदित्यनाथ का बजट सत्र के दौरान दिया गया ये बयान। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, सफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। प्रयागराज जेल में पेशी पर लाते हुए अतीक के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। कल तक दूसरों के होश उड़ाने वाला, रसूखदारों की नींद उड़ाने वाला, शासन प्रशासन को जेब में रखने वाला आज इस कदर बेबस था कि खुद कह रहा था कि उसका परिवार बर्बाद हो गया है और वो खुद मिट्टी में मिल चुका है। यही नहीं, माफिया ने ये तक कहा कि उसे अब रगड़ा जा रहा है। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। साबरमती की जेल से प्रयागराज दूसरी बार लाते वक्त अतीक और उसके परिवार वालों को यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी गाड़ी न पलट जाए, कहीं उसका पुलिस एनकाउंटर न कर दे। आज अतीक ने उमेशपाल हत्याकांड में अपने आप को पाक साफ बताते हुए खुद साबरमती जेल में अपने ही उत्पीड़न का दावा ठोक दिया। सुने क्या बोला माफिया अतीक। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ। पूर्वांचल यूपी ही नहीं बल्कि बिहार से नेपाल तक कल तक जिस अतीक अहमद का सिक्का चलता था, जिसके नाम भर से अच्छे लोग थर-थर कांपते थे, आज उसकी ये हालत देखकर सोचने को मजबूर होना पड़ता है। ये सवाल भी उठाना पड़ रहा है कि क्या यूपी में खत्म हो गया माफिया राज? क्या यूपी में अब नहीं रहा जंगल राज? क्या यूपी में आ गया है योगी सरकार के कार्यकाल में राम राज? बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या अभी ये थोड़ा है या और थोड़ी ज्यादा की जरूरत है। स्पेशल डेस्क इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।